आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो पेपर पेपर और पेन यानी पेपर कॉपी लेके बैठे, ताकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तो क्लास है, उसके बाद जैसे ही आप आगे की तैयारी करोगे सीटेट वगैरह की, वहाँ भी ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप अभी के अभी अपनी एक पेन ले लो और एक कॉपी, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा उसको कहीं नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो एक पेपर और एक पेपर पेन आप ले लो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे हैं वो पेपर पेन लेके बैठेंगे। इसके पहले भी मैं टेलीग्राम पे बता दिया था कि आज की क्लास में पेपर पेन लेके आइएगा आप लोग, ठीक है। चलो, आज की क्लास की हमारी मेनली टॉपिक क्या है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का हम निर्धारण को कवर करेंगे। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बहुत ध्यान से, बहुत बिल्कुल दिमाग लगा के क्लास को समझिएगा, ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। फिर शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में जो वर्गीकरण आता है वो ब्लूम के टैक्सोनॉमी का आता है। तो कहने का मतलब है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण को समझेंगे, उसके बाद ब्लूम के टैक्सोनॉमी को समझेंगे। तो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लास है सभी पेपर के लिए, यानी सभी पेपर कहने का मतलब है आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, या फिर आप आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय यानी महाराजा सुहेलदेव से बीएड कर रहे हो, तो क्या है उसमें देखो दो पेपर तो कॉमन है, नॉलेज एंड कैरिकुलम। उसके बाद जो दो पेपर आपके ऑप्शनल पेडागोजी चूज करते हो, पेडागोजी में तो पूछेगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हो, या फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हो, ठीक है। किसी ब्लूम किसी एक डोमेन को दे देगा, जैसे आप भावात्मक पक्ष को दे देगा, या फिर क्रियात्मक या फिर संज्ञानात्मक, उसके बारे में पूछ लेगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी पेडागोजी के लिए। उसके साथ साथ जो कॉमन पेपर है उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी जो है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है सभी पेपर के लिए। तो बहुत ईमानदारी से, बहुत पेशेंस से क्लास को समझिए, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। उम्मीद करते सभी लोग अपना पेन और पेपर ले लिए होंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात यहीं पे करते हैं। हम कुछ क्लास को शुरुआत करने से पहले कुछ डाउट दूर कर दो। देखो, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हम किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। देखो, जब हम बालक के लिए कैरिकुलम का डिजाइन करते हैं, जब हम बालक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, तो उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय हमें किन किन शैक्षिक उद्देश्यों का अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, किन किन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हमें कैसे करना चाहिए बालक का, आज की क्लास में मेनली हम यही फोकस करेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों से क्या पता चलता है कि शैक्षिक उद्देश्य वो होते हैं जो हम बालक को कुछ सिखाते समय जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, यही शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। और इनका हम निर्धारण कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। अब उम्मीद करते हैं आप थोड़ी थोड़ी चीजों से रिलेट कर पाए होंगे। आइए देखो, जब भी शैक्षिक उद्देश्यों का आप निर्धारण करने जाते हो, या फिर जब उनका कैरिकुलम डिजाइन किया जाता है, चाहे किसी किसी एजेंसी द्वारा का, किसी एक अध्यापक के द्वारा, तो क्या उनके निर्धारण करने से पूर्व कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, या फिर उनको निर्धारित करने से पूर्व कौन कौन सी विशेषताओं पर आपको ध्यान आपका केंद्रित रहना चाहिए। तो सबसे पहले उन पॉइंटों को निर्धारित करेंगे। देखो, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से पूर्व इनकी कुछ विशेषताओं पर दृष्टि डालनी आवश्यक है। कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण को तो हम समझेंगे, उसके जब आप निर्धारण करने जा रहे हैं उसके पूर्व आप कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले इन पॉइंटों को आप समझो। देखो, शैक्षिक उद्देश्य किसी अंतिम लक्ष्य हेतु किए जाने वाले क्रिया को गति प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है जो भी बालक ये कुछ सीखेगा, एक तरीके से जो उनका अंतिम लक्ष्य होगा, उनको एक क्रियात्मक रूप कौन देता है, तो शैक्षिक उद्देश्य देते हैं। शैक्षिक उद्देश्य को पार करते हुए बालक अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बालक का कैरिकुलम तैयार करो, जब भी शैक्षिक उद्देश्यों का आप निर्धारण करो, तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि ये बालकों के लिए अंतिम लक्ष्य पहुंचाने का एक रास्ता होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट समझो, इसके अंतर्गत किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, हम पाठ्यक्रम का प्रयोग क्यों करते हैं क्लास में, सिलेबस का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि बालक एक मेरे भाई एक वे में सीख सके, एक लिमिटेड सोर्स में सीख सके। ऐसा नहीं, देखो अगर मान लो 10th क्लास में है, 10th क्लास का सिलेबस आप डिजाइन ही नहीं किए हो, कैरिकुलम डिजाइन ही नहीं किए हो, तो बालक क्या भटक जाएगा। वो कुछ चीजें 8th क्लास की पढ़ लेगा, कुछ वो 12th क्लास की पढ़ लेगा, कुछ बीएससी की पढ़ लेगा। तो कहने का मतलब अगर कैरिकुलम नहीं है तो बालक उद्देश्यहीन हो जाते हैं। तो ये मेरे भाई है कि इसके अंतर्गत क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है, एक मेरे भाई वे में परिवर्तन, एक रास्ते में परिवर्तन लाया जाता है। एक तरीके से आपको एक रास्ता दे दिया जाता है कि इससे पार होकर आप आगे जाओ। अच्छा, इनकी सहायता से क्रियाओं को व्यवस्था की जाती है, क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। जितने भी आपके एक्शन रहते हैं, जितने भी क्रियाएं क्लासरूम में रहती है, जो भी अध्यापक क्रियाकलाप करते हैं, उन सब की व्यवस्था की जाती है कैरिकुलम के माध्यम से। और इनका निर्धारण कैसे होता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों से इनका निर्धारण हो जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका पूरा निष्कर्ष यहाँ पे लिखा गया है
कि अतः शैक्षिक उद्देश्य तात्पर्य छात्रों में होने वाले परिवर्तन से है, छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा नियोजित रूप में लाया जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्य का मुख्यतः मेरे भाई मेन उद्देश्य क्या होता है कि स्टूडेंटों में परिवर्तन लाना। और कैसा परिवर्तन लाना? तो एक क्रम बाई क्रम परिवर्तन लाना, एक मेरे भाई नियोजित रूप में परिवर्तन लाना, ये होता है शैक्षिक उद्देश्य का मेरे भाई तात्पर्य। अब उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। देखो, ये आपके सिलेबस का मेनली पार्ट तो नहीं है ये वाली पॉइंट, लेकिन आपको भूमिका बनाने के लिए, आपको और डीप में समझाने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब आप कैरिकुलम का डिजाइन करते हो तो डिजाइन करने से पूर्व, जैसे ध्यान से सुनना, जब आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो आपका मेन पर्पज क्या? अच्छा, स्कूल जाने का मेन पर्पज क्या होता है? तो कहोगे सर जी पढ़ना। हाँ, आप टाई लगाते हो, बेल्ट, आप मान लो क्लास में जाते हो पढ़ने के लिए, तो ये तो ठीक है कि हम स्कूल जा रहे हैं अपने पढ़ने के, लेकिन पढ़ने से पूर्व आप कुछ क्रियाएं करते हो ना। जैसे अपने घर में आप टाई लगाते हो, पहले नहाते धोते हो, मम्मी नाश्ता वास्ता देती, नाश्ता वास्ता करते हो, फिर टाई बेल्ट लगाते हो। अभी तो ये उम्र चली गई, पर छोटे छोटे बच्चे यही ना करते हैं, टाई बेल्ट लगाते हैं, अपनी कॉपी वॉपी रखते हैं अपने बैग में, फिर स्कूल चले जाते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण भी वैसे है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण तो समझो, लेकिन उससे पूर्व कौन कौन सी क्रियाएं होती, कौन कौन सी क्रियाएं आपके दिमाग में रखनी चाहिए, उसके हिसाब से शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। यही मेरे भाई कहने का मतलब है कि मेन स्कूल जाने से पहले जो आप तैयारियां करते हो, वो एक तरीके से इसे समझ सकते हो इन पॉइंटों को, कि आपको पता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने से पूर्व आपको क्या पता होना चाहिए कि ये बालकों के लिए अंतिम लक्ष्य है, कि बालकों को यही उद्देश्य प्राप्त करते हुए बालक अंतिम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो आप करिकुलम उस हिसाब से तैयार करो। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में समझते रहिएगा। अब क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, अब क्लास का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझेंगे। अभी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में हमारे प्यारे बेंजामिन ब्लूम, महान बेंजामिन ब्लूम ने क्या बोला था ये पहले समझो। देखो, इन्होंने क्या कहा था, शैक्षिक उद्देश्यों को ये परिभाषित करते हुए, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्या बोले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग कहीं नोट करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे भैया वो नोट करो क्या ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा इसको नोट कर लो। बेंजामिन ब्लूम की ये डेफिनेशन यहाँ देखो भैया, ये सब लगा के रखें ताकि आपका दिमाग इस पे बना रहे। देखो, शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना या फिर अनुदेशन के लिए निर्देश ही नहीं दिया जाता, इसको कहीं नोट करिए पहले। शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम नहीं तैयार किए जाते और न ही केवल अनुदेशन के लिए निर्देशन नहीं दिए जाते, बल्कि मूल्यांकन की प्रविधियों को टेक्निक कहते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। कहोगे सर जी इसको एक्सप्लेन करिए, करेंगे भैया, पहले आप नोट कर लो। जो बच्चे कॉपी पेन नहीं लेके बैठे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हो सके तो मैं कि मेरे भाई पूरा पीडीएफ जो टेलीग्राम पे शेयर कर दो। अगर आप नोट्स नहीं भी लिए हो 99 रुपए का, तब भी आपका हेल्प हो जाए, ऐसा नहीं हो कि भैया पैसे की वजह से आप पढ़ ना पाओ। ठीक है, देखो बात हम लोग ये करेंगे कि बेंजामिन ब्लूम कहते क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम पाठ्यक्रम का डिजाइन करते। देखो मेन पर्पस तो देखो, अब मैं ऐसे समझाता हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो कहोगे सर जी शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान देना, हमें फिजिक्स मैथ और इतिहास भूगोल पढ़ाना। हम अपने क्लास में जाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये तो उद्देश्य होता है। लेकिन एक उद्देश्य और होता है, क्या? हमें सामाजिक प्राणी बनाना है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें सामाजिक प्राणी बनाना। और एक उद्देश्य क्या होता है साथ में कि भैया हमें कोई विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो उसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का तो मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब तो ये होता है कि पाठ्यक्रम की रचना करना, अनुदेशन के लिए निर्देश देना, उसके साथ साथ मूल्यांकन की प्रविधियां, जो भी आप बालक को सिखाए हो तो बालक ने क्या क्या सीखा है ये भी शैक्षिक उद्देश्यों से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य में आप इस तरीके से उसका निर्धारण करोगे, उसका निर्माण करोगे कि उसका मूल्यांकन भी हो जाए। यही आपके प्यारे बेंजामिन ब्लूम साहब कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि पाठ्यक्रम का रचना करना या अनुदेशन के लिए मेरे भाई इंस्ट्रक्शन के लिए कोई एक निर्देश देना, नहीं, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम का निर्माण के साथ साथ अनुदेशन के निर्देश के साथ साथ मूल्यांकन की विधियों को भी उसके विशिष्टीकरण में भी सहायक है कि आप किस तरीके से बच्चों को क्या समझाए, बच्चों ने क्या सीखा, इन सब का भी पता आपको शैक्षिक उद्देश्यों से चल जाता है। ये डेफिनेशन आप कहीं अपने दिल में बैठा के रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप कहीं नोट करके लिख लो। अब उम्मीद करते हैं इसको आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा समय भी दे देता हूं, एक बार इसको रिपीट करते करते उम्मीद करता हूं जो बच्चे लिख रहे होंगे वो लिख भी लिए होंगे। ठीक है, देखो शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना नहीं होती, साथ में अनुदेशन या फिर निर्देश नहीं दिए जाते अनुदेशन के लिए, उसके साथ साथ मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी ये सहायक होते हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य। अब उम्मीद करते हैं आप लोग लिख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे बेंजामिन ब्लूम की डेफिनेशन। अब देखो
आपको पता चल गया कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य वो होते हैं जो बालक को अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य यही ना होते हैं कि जो बालक को जो व्यवहार में परिवर्तन लाए, वो शैक्षिक उद्देश्य होता है। जो उनको एक नियोजित रूप में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, एक क्रम से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, तो वो शैक्षिक उद्देश्य होता है। शैक्षिक उद्देश्य की डिफिनेशन समझ गए आप लोग क्या होता है। अब थोड़ा सा भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण करते समय या फिर निर्धारण का निर्माण करते समय मेरे भाई कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पॉइंट को समझो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर कहीं नोट करो तो इस पॉइंट को लिख के आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हैं। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर बेंजामिन ब्लूम की हम टेक्सोनॉमी पे चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और, अगर अभी तक आप क्लास को नहीं शेयर किए हो द परफेक्ट स्टडी को, मैं ऐसे कहता नहीं पर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि द परफेक्ट स्टडी पर अगर इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अकेले एज ए टीचर, ठीक है, कोई इसमें तो फैकल्टी वगैरह है नहीं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा बहुत शेयर करो। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल आपको मैं प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, बाधित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर दोगे तब भी सही है। तो अभी अगर आपको कोई भी ग्रुप वगैरह है तो एक बार जस्ट अभी शेयर कर दो, वरना आओ हम क्लास को शुरू करते हैं। जस्ट क्लास को शुरू करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आइए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के हम निर्धारण के गुण समझ रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मेरिट को समझ रहे हैं। कहोगे सर जी आइए आप समझाइए, हम शेयर कर दिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी बच्चे शेयर किए दिल से आप सभी को थैंक यू। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, आइए। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों की वास्तविक स्थिति के साथ होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नोट कर रहे हो तो कहीं लिख लो। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों की वास्तविक स्थिति के साथ होना चाहिए। अब लड़का मान लो, अगर लड़का लड़की मान लो छात्राएं हैं आजमगढ़ के, जौनपुर के, गाजीपुर के, मऊ जिले के, तो उनका उद्देश्य निर्धारित करते समय कर दिए आप ब्रिटेन के, अमेरिका के हैं, अमेरिका के लड़का लड़की के हिसाब से पढ़ा रहे हो, तो ये भैया कहीं से बताओ ये उचित होगा? नहीं। अगर आपका बच्चा है, आपका स्टूडेंट, आपका छात्र विलेज से बिलोंग कर रहा है, एक मेरे भाई की एक भारत की किसी एक छोटी सी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से कैरिकुलम डिजाइन करो। वो जिस भी सोसाइटी में रह के आया उसके हिसाब से कैरिकुलम का डिजाइन करो, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करो। देखो, कैरिकुलम का डिजाइन और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण दोनों सिमिलर है, जिसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझे कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों की वास्तविक स्थिति, बालक का पूर्व ज्ञान कितना है उसको ध्यान में रखते हुए। बालक मेरे भाई अभी 5वीं क्लास में जा रहा है, तो 4th क्लास को देखते हुए 5वीं क्लास का कैरिकुलम डिजाइन करो। बालक ने क्या क्या सीखा है, तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप की शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करो। ठीक है, छोटे छोटे उद्देश्य इस प्रकार बनाए जाए कि उनसे छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब ऐसा नहीं कि छात्रों को बहुत बड़ा लक्ष्य दे दो, बहुत बड़ा टारगेट दे दो, नहीं। जो बहुत बड़ा टारगेट तो बनाओ, लेकिन उसको कई पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तब बालक आसानी से सीख जाएंगे। एक टास्क को पूरा किए तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, फिर सेकंड टास्क पे चले गए। इसी तरीके से मेरे भाई उनको सिखाते हुए आगे बढ़ाओ। तो उम्मीद करते फर्स्ट पॉइंट आपके दिल में बैठ गई होगी। अब सेकंड पॉइंट को आ जाओ, समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से क्लास को देखिए, और उम्मीद करते हैं कल आपके लाइव Q&A में सारे डाउट दूर भी हो गए होंगे। तो जब मैं लाइव क्लास लेता हूं, जब आपके क्वेश्चंस में लेता हूं, कहने का मतलब है जब आपके डाउट क्लियर करता हूं, तो आप सारे भी डाउट वहां पूछ लिया करो, और क्लास में बस केवल क्लास पे ध्यान दिया करो। क्योंकि द परफेक्ट स्टडी का पर्पज ये नहीं है कि हर 5 मिनट में आपको कोई एक नई वीडियो, देखो ये आ गया, ये वो आ गया, नहीं। अगर आपको क्लास नहीं मिलेगी, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा ना, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कि आपका सेशन वैसे भी लेट चल रहा है B.Ed का, तो बराबर में लाने के लिए सारी चीज़ों को आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों का जो बच्चे M.Ed वगैरह करेंगे और जो बच्चे आगे हायर एजुकेशन में अपनी पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें वहां आपको मिलेंगी। तो क्लास को बहुत ध्यान से आप लोग देखा करो, समझा करो। अपना 100% झोंक देता हूं आपको पढ़ाने में। आइए सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का कथन सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कहोगे सर जी बस खत्म करो, पॉइंट समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे। सर जी जब हम किसी भी बच्चे का कैरिकुलम डिजाइन करेंगे, तो कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए ना सर जी कि जो बच्चे आसानी से समझ जाएं। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ के हम बच्चों को समझाएं। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल दें वो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो सर जी हम जो भी कैरिकुलम का डिजाइन करें या फिर शैक्षिक उद्देश्यों का जब निर्धारण करें, तो वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तो देखो, इसमें कैरिकुलम भी तैयार हो रहा है, शैक्षिक उद्देश्य भी तैयार हो रहा है, दोनों पॉइंट तैयार हो जा रही है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का कथन सरल व स्पष्ट होना चाहिए, ताकि छात्रों को समझने में कोई कमी न रहे।
ठीक है। उन्हें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है, उन्हें मेरे भाई किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है। देखो आपका जो भी कैरिकुलम तैयार करो, जो भी आप शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करो या फिर निर्माण करो, वो उनका मेरे भाई उनका लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और बिल्कुल ईजी, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। उसके बाद छात्र इसको ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ये आपके सेकंड पॉइंट कहने का मतलब है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगले पॉइंट को समझो। सभी छात्रों के लिए निर्धारित उद्देश्य उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार होना चाहिए। भैया ये पॉइंट हमारे दिल में बैठी है और इसको हम ऐसे समझाते हैं कि आपके दिल में भी बैठ जाएगी। कहोगे सर जी समझा दीजिए, आइए भैया समझते हैं। देखो सभी छात्रों के लिए निर्धारित उद्देश्य, सभी छात्रों के लिए निर्धारित उद्देश्य उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। कहोगे सर जी कैसे? अब अध्यापक, अब एक स्टूडेंट जाना चाह रहा है मेरे भाई, मान लो व्यवसायिक क्षेत्र में, वो कॉमर्स करना चाह रहा है, ठीक है, वो बीकॉम करना चाह रहा है। अब हम जबरदस्ती उसको जूलॉजी बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो उसका मन लगेगा? कहोगे सर जी नहीं लगेगा। तो कैरिकुलम या फिर शैक्षिक उद्देश्यों कैसे होने चाहिए? बालक की मेरे भाई रुचि, बालक की क्षमता, बालक की मेरे भाई क्या क्षमता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से कैरिकुलम होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। जितने पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम में अगर पूछे तो लिख के जरूर आइएगा। चलो उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों को अधिगमकर्ता के व्यवहार के रूप में लिखा जाए। जो भी मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें अधिगमकर्ता के व्यवहार में लिखा जाए, क्योंकि सार्थक अधिगम व्यवहार परिवर्तन द्वारा ही संभव है। देखो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, आपका थर्ड पेपर था अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि अधिगम, और हम लोग ये समझे थे जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी अधिगम होगा। एक बार मैं थोड़ा सा अधिगम को बताऊं, फिर ये फोर्थ पॉइंट क्लियर होगी। हमारे व्यवहार में जब जब परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन होगा, तभी हम कहेंगे हम भैया कुछ न कुछ सीखे हैं। जैसे हमारी मम्मी रोज हमको 5 बजे जगाती हैं और हम चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं उठते हैं। कहोगे सर जी बात तो सही है, हम कभी नहीं उठते। लेकिन जैसे हमारी ब्याह शादी हो जाता है, हम दूसरे के घर चले जाते हैं या फिर अपने कहाँ जाते हैं, मायके, ससुराल चले जाते हैं, मतलब सेकंड मम्मी पापा के घर, वो ससुराल चले जाते हैं, तो आप 5 बजे क्या 4 बजे उठ के तैयार, वो जैसे नए नए आप रहते हो तो 4 बजे उठ के तैयार हो जाते हो। तो क्या हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं, कि शादी हो गई मेरी, अगर 4 बजे नहीं उठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे अरे तो दुल्हनिया बहुत लेट तक सो रही है। तो इस हिसाब से क्या है, तो आप जल्दी, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन, जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी अधिगम होगा। तो जब भी उद्देश्यों का निर्धारण करो तो मेरे भाई ये ध्यान में रखो कि छात्रों के जो अधिगम करता है उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनके व्यवहार में चेंज आए। ये फोर्थ पॉइंट कहने का मतलब है। उम्मीद करते सारी एग्जांपल से फोर्थ पॉइंट आप समझ गए होंगे। लर्नर, अभी एक आपके सेकेंड सेमेस्टर में लर्नर की विशेषताएं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, अधिगमकर्ता की विशेषता क्या होती है। तो इस पॉइंट को आप सर्च करके देख के एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकेगा तो इस पॉइंट को भी मैं कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगले पॉइंट को समझ लो। शैक्षिक उद्देश्यों को विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों के रूप में लिखा जाना चाहिए। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक जो उद्देश्य हैं, अगर आपको क्लास में फिजिक्स मैथ और फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, आपको हिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आपको होम साइंस पढ़ना है, तो आपका जो कैरिकुलम डिजाइन हो रहा है, जो शैक्षिक उद्देश्य आप निर्धारण कर रहे हो, उसमें विषय वस्तु होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे भाई आध्यात्मिक बातें बताएं क्लास में आके कि देखो आप ऐसा करो कि सबका व्यवहार करो, सबका सम्मान करो, सबको प्यार दो, सबसे प्यार लो, ऐसा नहीं। अगर क्लास में ये सब तो चीजें ठीक है, आप समाज में एक अच्छा प्राणी बन के रहना चाहते हो तो सबके साथ आप प्रेम भाव रखो, ठीक है, सबको प्रेम भाव दो, ये तो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉलेज तो होना चाहिए है। सबको आप प्यारा बांटते रहोगे तो आपके नॉलेज है ही ना करे तो क्लास में जाने से क्या फायदा। तो उसके साथ साथ जो भी उद्देश्य का निर्धारित करो, उसके साथ साथ विषय वस्तु और व्यवहार दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। उस हिसाब से उद्देश्य का आप निर्धारण करो, उस हिसाब से उद्देश्य को लिखो। अब उम्मीद करते हैं फिफ्थ पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहते हैं, कहोगे सर जी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी आप भूलिए जाओगे। तो देखो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय किन किन बातों को हमारे दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी हम मेरे भाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को निर्धारण कर रहे हैं, उनका तैयार कर रहे हैं, उनको निर्माण कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हम इन पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीके से हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके गुण, इनके मेरिट को समझ रहे हैं। ये भी अपने दिमाग में समझते हुए आगे बढ़िएगा। आइए
अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट पे ये भी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक उद्देश्य सभी छात्रों की रुचि व क्षमता के अनुसार सर्वमान रूप से एक तार्किक क्रम में लिखा जाए। ये तो आप सभी समझ गए। ऊपर भी हम समझे कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य है सभी बच्चों की रुचि व क्षमता के अनुसार और एक तरीके से वो वैध हो, सर्वमान हो, उस हिसाब से आप शैक्षिक उद्देश्यों को लिखो। उम्मीद करते हैं ये भैया आप समझे होंगे। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। उद्देश्यों का निर्माण में समय समय पर पुनर्परीक्षण, ठीक है, पुनर्परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि छात्रों की आवश्यकताओं, ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से कहते हैं दिन प्रतिदिन बदलता हुआ जा रहा है। ज्ञान जो आपका है, एक तरीके से आपका जो एजुकेशन का रूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है ना। हम सबको पता, जो शिक्षा है वो मेरे भाई समान नहीं होती। जो समय समय पर शिक्षा की व्यवस्था बदलती रहती है। तो आप जो भी उद्देश्य का निर्माण कर दिए, ये नहीं कि आज जो उद्देश्य का निर्माण कर दिए वो 30 साल तक चलता ही रहे, नहीं। इसी देखो नई नई शिक्षा नीति आती रहती, नए नए समय पे 34 साल बाद या फिर 30 साल बाद नई शिक्षा नीति बदल जाती है। तो ये क्या है कि आप जो भी उद्देश्य का निर्माण कर रहे हो उनका पुनर्परीक्षण करते रहो, ठीक है। एक तरीके से उनका मेरे भाई इवेल्युएशन करते रहो, मूल्यांकन करते रहो कि वो सही है कि नहीं, जो समय में रिक्वायरमेंट है, जो समाज में रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो चल रही है कि नहीं। उम्मीद करते हैं 7 पॉइंट को बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल दिल से समझे होंगे। अब नोट पॉइंट जो करके लिखा हूं भैया ये समझ लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जिस प्रकार पाठ्यक्रम में निश्चित समय के लिए परिवर्तन कर दिया जाता है और नया पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों को समय समय पर पुनर्परीक्षण करते रहना चाहिए। आप पाठ्यक्रम आप बना दिए एक बार, फिर कुछ समय बाद आप पाठ्यक्रम में चेंजेस लाते हो, ठीक है। कहते हैं ना नई एडिशन आगे किसी बुक क्यों आती है, क्योंकि उसमें कुछ नए चेंजेस आते हैं, जो नए तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में उसको मेरे भाई एक तरीके से फिर उसको एडिट किया जाता है। आपके जो एक मान लो यहाँ पे पाठ्यक्रम बन गया, कुछ समय बाद आपको पुनः पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जो चीजें इसमें छूटी हुई इसमें ऐड कर दिया जाएगी। उसी प्रकार जो भी शैक्षिक उद्देश्य, बालकों को कैसे पढ़ाना है, बालकों को अंतिम उद्देश्य तक कैसे लेके जाना है, बालकों के अंदर व्यवहार कैसे परिवर्तन करना है, ठीक है, बालक के अंदर सामाजिकता का भावना कैसे लाना है, तो ये सब शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप बालक के अंदर भावनात्मक रूप कैसे डेवलप करना है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ कुछ चेंजेस होते जाते हैं। तो उनका भी एक तरीके से हमें पुनर्निरीक्षण या पुनर्परीक्षण करते रहना चाहिए कि हमें क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता है। अब उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट और समझाएंगे, उसके बाद हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी पे चलेंगे। हम लोग प्यारे अपने ब्लूम साहब को समझेंगे और ब्लूम साहब के देखो टेक्सोनॉमी को तो मैं बताऊंगा, इतने सारी चीजों को बताऊंगा, उसके बाद एक एक को लेके बताऊंगा। क्लास लंबी होगी, हो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम नजदीक है, पढ़ेंगे दबा के। देखो ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण सबको एक एक लेके बताऊंगा, एक एक को चुन चुन के। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा ईमानदारी से क्लास पूरा अटेंड करो, ताकि आपका मेरे भाई सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मेरे पढ़ाने को सार्थक वे में यूज करो। इतनी मेहनत को आप लोग अच्छे से मेरे भाई इसका फुल एंजॉय करो पढ़ाई को, ठीक है, कि आपको सारे नॉलेज आपको हो जाए। देखो उद्देश्यों के शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की कुछ मानदंड, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, देखो जितनी क्राइटेरिया नीचे बताऊंगा ना, उसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष यही है। कहोगे क्या, किसी भी समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर आधारित होते। कहोगे सर जी बहुत एकदम दिल को टच करने वाली बात बोल दी है, एकदम भैया बात बोले, आओ समझते हैं। किसी भी समाज में जो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, हमें एक सभ्य प्राणी बनाना, अपना जीवन मेरे भाई शांति से व्यतीत करना, मुख्य रूप से शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य एक अध्यापक मानता भी है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने जीवन को सरल व स्पष्ट बनाना, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो हम जब ये हमारा उद्देश्य हो गया, तो इस उद्देश्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो अपने शैक्षिक उद्देश्यों से, ठीक है, अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से, अपने कैरिकुलम से, अपने पाठ्यक्रम से। तो मुख्य रूप से व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर, व्यक्ति का जीवन दर्शन कैसा हो, इसी हिसाब से हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ये इसके मानदंड होते हैं। आइए आप थोड़ा सा आगे की पॉइंटों को समझते हैं। समाज की विशेष संरचना, उनकी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। हम कहेंगे सर जी जरूर पड़ता है। जो भी हमारी मेरे भाई कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, ठीक है, जो भी हमारा ज्योग्राफिकल जो रूप है, वो सबका हमारे कैरिकुलम पे, हमारे शैक्षिक उद्देश्य पे, उन सबका मेरे भाई प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हमारे धर्म, जो भी हमारे धर्म कल्चर है, उनका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण करने में ये सब भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी
समझेंगे। अब जो अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान युग कैसा है? कहोगे सर जी विज्ञान युग है, हम इस समय नई नई चीजों का इन्वेंशन कर रहे हैं, नई नई चीजों को खोज कर रहे हैं, तो अतः इसका भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके जो मानदंड है, इसकी जो क्राइटेरिया है, कहने का मतलब है जो आप करिकुलम डिजाइन करो उसमें मेरे भाई साइंस को भी जोड़ो, उसमें जो आप करिकुलम डिजाइन करो उसमें धार्मिक पक्षों को, धार्मिक पक्ष कहने का मतलब ही नहीं है किसी विशेष धर्म को उसमें आप स्थान दो, नहीं, धार्मिक पक्ष कहने का मतलब है कि आप उसमें बच्चों को मोरलिटी सिखाओ, नैतिकता सिखाओ, सामाजिकता सिखाओ, ठीक है। एक तरीके से ये धार्मिक पक्ष कहने का अर्थ होता है। कहते हैं ना, हमारे गांधी जी भी कहते हैं कि धर्म के बिना जो मनुष्य है ना वो पशुत्व के बराबर है। यानी धर्म हमें डरना सिखाता है, हमें सभ्य तरीके से जीना सिखाता है। अगर धर्म ना रहे तो एक दूसरे को कोई भी किसी का डर रहेगा। अभी कहते हैं अरे भगवान के लिए तो डरो, तो क्या होगा? एक तरीके से हमें सभ्य जीवन जीने के लिए हमें धर्म प्रेरित करता है, और धर्म को सार्थक वे में लो, इसको कोई अन्यथा अर्थ में धर्म को कभी नहीं लिया जाता, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। आइए नोट में हम सब कह सकते हैं, नोट में हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष से यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मनुष्य और जीवन के समाज के आदर्शों का गहरा संबंध होता है। देखो मेरे भाई, हमको पता है कि जो हमारा मनुष्य है, जो हमारा समाज है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कैरिकुलम, हमारा शैक्षिक उद्देश्य भी ऐसा होना चाहिए कि ये एक तरीके से मनुष्य को और उसके समाज को भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको मेरे भाई फुलफिल करे। चलो, इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में इसकी सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। आपके सामाजिक संबंध का, मानवीय मूल्य का, इन सब का मेरे भाई इंपॉर्टेंट रोल होता है शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में। अब उम्मीद करते हैं इससे क्राइटेरिया को समझे होंगे। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में हमारे महान मनोवैज्ञानिक डीके व्हीलर वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो भी भैया पेपर कॉपी, पेपर पेन लेके बैठे हैं वो नोट कर रहे हो, इस चीजों को नोट करो। जो बच्चे नोट नहीं कर रहे स्क्रीनशॉट ले लो। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। जो नोट कर रहे हैं वो कैसे लिखो, ध्यान से सुनना। देखो पहले आप लोग जैसे इनका नाम लिखा है डीके, देखो कैसे लिखा जाता है, डीके व्हीलर लिखो, उसके साथ एक एरो बनाओ, ठीक है। एक मेरे भाई इस तरीके से तीर बनाओ, तीर ऐसी बनाओ थोड़ी सी लंबी हो। उसके बाद आगे लिखो कैरिकुलम प्रोसेस। अब तीर के ऊपर ही लिख लो पुस्तक। अब आप कभी नहीं भूलोगे, यहाँ पे लिख लो पुस्तक। अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डीके व्हीलर आगे जब भी नोट को आप देखोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कैरिकुलम प्रोसेस, ऊपर पुस्तक लिख लो, ठीक है। जिस तरीके से हम केमिकल वगैरह में कराते थे मेरे भाई, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में केमिकल परीक्षण करते थे तो लिखते थे ना इस तरीके से, तीर एरो बनाते थे ये वगैरह। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लो। उम्मीद करते हैं इनके पुस्तक को आप अच्छे से लिखोगे। मैं थोड़ा सा पानी भी पीता हूँ, ठीक है। आइए अभी हम ब्लूम के टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको समझो। डॉक्टर के व्हीलर की इनकी पुस्तक कौन सी है? कहोगे सर कैरिकुलम प्रोसेस, ठीक है। कैरिकुलम प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ये बताए थे आधुनिक की स्थिति पर दृष्टिकोण रखते हुए ये क्या बोले, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करते समय कुछ मानदंड बताए, कुछ मानदंड प्रस्तावित किए, कुछ मानदंड दिए कि भैया ये होना चाहिए जब आप कैरिकुलम का, जब आप शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हो, जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का आप निर्धारण करते हो। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट समझोगे। देखो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मेरे भाई जो ये प्रस्ताव दिए, उसके बाद डॉक्टर डीके के व्हीलर की जो पुस्तक है कैरिकुलम प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसको उम्मीद करते हैं अपने नोट पॉइंट पे आप मेंटेन कर लिए होंगे। इन्होंने 5 शैक्षिक उद्देश्यों को बताया था कि जब भी आप कैरिकुलम, यानी जो भी आधुनिक युग का जब आप कैरिकुलम डिजाइन करो तो उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले रिलेशनशिप विथ ह्यूमन राइट्स। अब ध्यान से सुनना, जो भी आप कैरिकुलम डिजाइन करो, देखो मैं ऊपर ही बताया था हमारा कैरिकुलम क्या होना चाहिए, जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कैरिकुलम, जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को सरल और स्पष्ट बना सके। तो हमारा जो भी शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए वो मानविक अधिकारों को मेरे भाई एक तरीके से उनको स्वीकारे, सभी को एक तरीके से सम्मान दे, ये हमारा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कहने का मतलब है। उसके बाद जो भी हमारा शैक्षिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल, ठीक है। डेमोक्रेटिक व्यू होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए। ये हमारा, ये आपके बताए डीके व्हीलर साहब। उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे। इनका देखो 5 पॉइंट है, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से सार्थक। हम सबको पता है जो भी हमारा शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए वो मेरे भाई जो समाज है उसको स्वीकृति दे, जो समाज के लोग हैं, समाज के व्यक्ति हैं, उसको स्वीकृति दे। इस तरीके से हमारा शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से मेरे भाई ये सार्थक होना चाहिए, ये इसके कहने का मतलब है। उसके बाद व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रवृत्ति। जो भी देखो एक क्लास में आपको पता है
कि तरह तरह के बच्चे हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य सबके हिसाब से बनाना चाहिए। एक तरीके से हम कॉमन पॉइंट निकाल के चलते हैं कि करिकुलम या फिर हमारा शैक्षिक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके। संतुलन, ये नहीं कि मेरे भाई किसी एक पक्ष पे ज़्यादा जोर दो या फिर आप विषय वस्तु को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दो, उनके नैतिक मूल्यों पर जोर ही न दो। तो दोनों में एक तरीके से आप बैलेंस बना के चलो, संतुलन बना के चलो। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये पाँचों पॉइंट आप समझे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मानवीय अधिकारों को स्वीकार करो, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से सार्थक होना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से। तो मेरे भाई जो भी आपका करिकुलम है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी सम्मान करे। उसके बाद संतुलन, यानी किसी एक पक्ष पे जोर न दे के सभी पक्षों पर मेरे भाई कि क्या करे, बालक का सर्वांगीण विकास करे, उनमें बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं ये आप लोग डी के व्हीलर की मेरे भाई इनके जो प्रस्तावित थी, इनको शैक्षिक उद्देश्यों में जो प्रस्ताव दिए थे कि क्या क्या सुझाव दिए थे वो आप लोग समझ गए होंगे। इनकी पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो शैक्षिक उद्देश्यों का ये जो भी शैक्षिक उद्देश्यों के मानदंड बताए या मानदंड सुझाए वो किस पुस्तक में सुझाए? तो करिकुलम प्रोसेस। ये कहोगे सर जी बार बार क्यों कह रहे हो? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, पूछ भी लिया जाता है कि करिकुलम प्रोसेस के लेखक कौन है? तो डी के व्हीलर। करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है? करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है? करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोसेस के लेखक कौन है? तो कहोगे सर जी डी के व्हीलर। अब उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलो ठीक है, आ जाओ। और दिनेश कार्तिक हमारे एक क्रिकेटर है, दिनेश कार्तिक, उनसे आपको इनको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आइए अब आ गए अपने प्यारे बेंजामिन ब्लूम साहब से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम साहब, ब्लूम की टेक्सोनॉमी। देखो टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये हम लोग बायोलॉजी में प्रयोग करते हैं वर्गीकरण के लिए। ठीक है, प्लांट वांट के वर्गीकरण के लिए प्रयोग करते हैं और ब्लूम साहब उसी को ध्यान में रखते हुए टेक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किए। अब इनके हम लोग वर्गीकरण को समझेंगे ईमानदारी से, पेशेंस से, पूरे आशय से, पूरे मेरे भाई कहने का मतलब पेशेंस के साथ अब क्लास को समझेगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी तीसरी बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, एक बार आपका सेकंड सेमेस्टर में जब ज्ञान वाले चैप्टर को यानी सेकंड क्लास आपकी होगी उसको जाके देखना, वहां हम लोग पढ़े थे। और आज थर्ड टाइम पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे भाई अब सोच रहे हैं इसका अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण को आप पढ़ाओ। देखो अभी तक शैक्षिक उद्देश्यों के मेरे भाई जो भी प्रतिमान विकसित हुए, शैक्षिक उद्देश्यों के कई प्रतिमान विकसित हुए। कई प्रतिमान कहोगे सर जी क्या? जैसे देखो आपके डी के व्हीलर साहब भी एक तरीके से प्रतिमान ही दिए ना, इतने ये जो बताए ये प्रतिमान ही तो हैं। तो इसके हिसाब से मेरे भाई कई इसके प्रतिमान प्रस्तावित हुए, प्रतिमान विकसित हुए। लेकिन उसमें जो बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिमान सबसे अधिक और सबसे उपयुक्त, सबसे स्पष्ट है। यानी जो ब्लूम के टेक्सोनॉमी है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसे हम कहते क्या है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी ब्लूम के टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण। अब उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या होता है आप सबको पता है। जितने भी प्रतिमान, जितने भी आप लोग शैक्षिक उद्देश्य प्रतिपादित हुए उसमें ब्लूम जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो मेरे भाई विकसित किया गया प्रतिमान वो सबसे अधिक और सबसे उपयुक्त है। आइए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। इस वर्गीकरण को मानसिक जीवन के 3 पक्षों ज्ञान, भाव, कर्म के आधार पर विकसित किया गया। आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा हूँ, थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी आप लोग क्लास पे फोकस करो, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए देखो इस वर्गीकरण को जीवन के 3 पक्ष, हमारे जीवन के कितने पक्ष होते हैं, कितने डोमेन होते हैं? कहोगे सर जी 3। एक तो देखो ये नॉर्मल चीज हमारे एक कॉमन सेंस है कि देखो कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर ज्ञान के प्रति हम भावना उत्पन्न करते हैं। जब हम भावनात्मक उस चीज़ से जुड़ जाते हैं फिर हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं, फिर हम क्रिया करना प्रारंभ करते हैं। तो देखो हमारे जीवन के 3 पक्षों के ज्ञान, भावना, कर्म के आधार पर ये विकसित किए, जिन्हें हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों की संज्ञा दी गई। अब उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझ लो, ये भी देखो इंपॉर्टेंट, आपको नॉलेज को गेन ही करेगा। क्या है? ब्लूम तथा उनके सहयोगियों, जो कि भी मेरे भाई इनके सहयोगी थे, जैसे आपके जो भी इनके सहयोगी थे तरह तरह के सिम्पसन साहब हो गए, कटवाल साहब हो गए, तो इनके जो भी सहयोग थे उन्होंने क्या किया ना, एक मेरे भाई की विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय था? शिकागो विश्वविद्यालय, उसमें इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का वर्गीकरण किया। अब ब्लूम तथा उनके सहयोगी, जो भी उनके सहयोगी थे, सिम्पसन, कटवाल, उसके बाद जो भी इनके थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में इसका प्रतिपादन किया? शिकागो विश्वविद्यालय में। उम्मीद करते हैं आपका यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लूम साहब के बारे में इतना आप लोग जानते रहेगा। इनका पूरा नाम क्या है? तो बेंजामिन ब्लूम साहब। अब नोट पॉइंट करके जो लिखा गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का, ठीक है, 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का, आप नोट कर रहे हो तो नोट करते हुए लिख लो कहीं पे। चलो अगर आप लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी हेडिंग डाल दिए हो तो लिख लो
ठीक है। ब्लूम साहब ने कितने डोमेन दिए थे, तो ऐसे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं बता ही दूं। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये आप हेडिंग डालो, उसके बाद 3 ऐसे बना लो एरो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लोग ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, ज्ञान भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ऐसे 3 लिख लिए ना। अब इसके नीचे लिखो आप 1956, ठीक है, यहाँ पे लिखो ब्लूम 1956, यानी जो ज्ञानात्मक पक्ष का कौन दिए थे, तो आपको ब्लूम साहब ने किस सन में दिए थे, 1956 में। इस तरीके से नोट्स मेंटेन किया करो, कम से कम शब्द नोट्स में लिखने का प्रयास किया करो। चलो उसके बाद देखो 1964 में आपका जो कि करथवाल और मजीजा साहब ने भावात्मक पक्ष का, उसके बाद 1969 में सिम्पसन साहब ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकृत किया। आपने जो भी नोट्स मेंटेन करो उसमें ये डेट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो क्रियात्मक पक्ष किसने दिया था, तो सिम्पसन साहब ने दिया था। किस सन में दिया था, 1969 में दिया था, ठीक है, 1969 में। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। अभी इसके वर्गीकरण को मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा इसे समझो। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टैक्सोनॉमी शैक्षिक, तार्किक व मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण को एक न्यायोचित व संतुलित एकीकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, इसे हम ये कहते हैं ये आधुनिक समय के लिए उपयोगी है। इसे कई मनोवैज्ञानिक मेरे भाई सिरे से मेरे भाई खंडन भी कर देते हैं, पर अधिकतर मनोवैज्ञानिक इसको मान्यता देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये जो मेरे भाई आधुनिक समय की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है आपकी जो कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी। अब आ जाओ, उम्मीद करते चीजों को आगे समझे होंगे। नोट पॉइंट अगर जहां नोट मेंटेन करो इसको लिख लो कहीं नोट करके। क्या है कि यह वर्गीकरण आधुनिकतम मनोवैज्ञानिक खोजों पर आधारित है, इसीलिए कई मनोवैज्ञानिक और फिर कई भी स्कूलों में इसका उपयोग किया जाता है ब्लूम के टैक्सोनॉमी कैरिकुलम का डिजाइन करने में या फिर उद्देश्यों को निर्धारण करने में। अब जो क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है वो यहाँ से क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यहाँ से क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसको अच्छे से समझिएगा पेशेंस से। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये देखो ये नोट पॉइंट है, इसको आप नोट्स मेंटेन करो तो इसको नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, डेट इसकी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर बीएड के लिए पढ़ रहे हो तब आपको क्या पूछता है इसे समझो। देखो बीएड के लिए आपको पूछता है ना, कोई एक डोमेन दे देगा, जैसे आपको कहता है ज्ञानात्मक, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का आप विवेचना करो, चाहे पैडागोजी हो चाहे कोई भी सेक्शन हो उसमें पूछ लेता है, या फिर सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर में भी पूछ लेता है। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को लिख के इनका एक एक पॉइंट को आप लोग विश्लेषण कर देना, अपने अर्थों में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। तो इस पर अगर आप सीटेट वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछता, इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ज्ञानात्मक से, अवबोध से, अनुप्रयोग से, विश्लेषण से, संश्लेषण से, मूल्यांकन से। तो इनसे आपको मेरे भाई एक तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप बीएड के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा मेरे भाई कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो जो शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम साहब ने हमको पता है कितने पक्षों में किया था, तो पता है कि 3 डोमेन इन्होंने दिया था। कौन कौन सा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। अब आ जाओ, अच्छा देखो 2001 में इनका संशोधन भी हुआ। तो संशोधन जब हुआ, अभी सुन लो ध्यान से, चलो कहीं नोट पॉइंट करके लिख रहे हो तो लिखो, चलो नोट पॉइंट करके लिखो तो लिखो, चलो अभी 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 कभी लिखो, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ मैं। तो क्या है, जो ब्लूम साहब की टैक्सोनॉमी एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका मेरे भाई संशोधित रूप कौन सा है, तो 2001 में इसका संशोधन किया गया, ठीक है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का 2001 में संशोधन किया गया। और क्या संशोधन किया गया, ये जो आपका ये संश्लेषण है ना, सिंथेसिस है ना, इसको 6 पॉइंट पे ला दिया गया, और जो आपका मूल्यांकन है इसको 5th पॉइंट पे ला दिया गया। बस आपके जो भी नोट्स मेंटेन करो वहां पे लिख लो कि मेरे भाई जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी है उसमें जो 5th पॉइंट को, जो संश्लेषण है उसको 6 पॉइंट पे ला दिया गया। उसके बाद जो 6 पॉइंट है उसको आपको क्या किया गया, 5th पॉइंट पे ला दिया गया। क्योंकि जो इनके मेरे भाई 2001 में संशोधन करने हुए बताया, सिम्पसन वगैरह ने ये बताया था कि देखो भैया बात ये है कि सबसे पहले विश्लेषण करने के बाद हम मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद हम कोई चीज का फॉर्मेशन करेंगे, कोई चीज का संश्लेषण, कोई चीज का क्रिएट करेंगे। तो इसी के हिसाब से 2001 में क्या किए ये लोग, विश्लेषण के बाद मूल्यांकन ला दिए, उसके बाद संश्लेषण लाए। अब उम्मीद करते हैं ये आपके समझ गए होंगे सीटेट का पार्ट है कि इनको संशोधन कब किया गया। अब उम्मीद करते हैं अपने नोट्स में ये भी लिख लिए होंगे कि बेंजामिन ब्लूम का मेरे भाई जो संशोधन कब किया गया, 2001 में किया गया। किसमें किया गया, ज्ञानात्मक पक्ष में। आपका जो कि लास्ट में जो आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जो कोई चीज़ संश्लेषण कर रहे हो तो वो कब करोगे, 6 पॉइंट पे। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझेंगे। और मूल्यांकन आप 5th पॉइंट पे करोगे, यानी विश्लेषण के बाद मूल्यांकन करोगे। आइए अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी को हम लोग समझते हैं। ये तीनों डोमेन आप कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, कैटेगरी में जो इन्होंने बांटा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहीं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर अभी लिखने का तो इतना समय नहीं है, अगर बाद में इसको आप लोग जब भी देखना, बाद में देखना तो इसको लिख जरूर ले लीजिएगा, वरना टेलीग्राम पे तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष को समझते हैं। 1956
में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। खुद बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इसका वर्गीकरण किया। देखो इनके साथी भी थे इसमें, लेकिन कहते हैं ना जो क्लास का मुखिया होता है, जो कहते हैं हमारे परिवार में कई लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो पापा होते हैं, हमारी जो मम्मी होती है, हम उनको मुखिया मानते हैं। क्यों? तो सारे परिवार के लोगों को तो मुखिया नहीं मानते, जो सभी को एक साथ लेके चलते हैं वही तो मुखिया होते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम साहब इसके मेरे भाई एक तरीके से कहते हैं कि टेक्सोनॉमी के प्रतिपादक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के प्रतिपादक बेंजामिन ब्लूम है। तो देखो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण में सबसे जो कि 1956 में इसका वर्गीकरण किया गया। उसके बाद इसको फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉलेज। इन्होंने जब कैटेगरी में डिवाइड किया तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज। यानी बेंजामिन ब्लूम साहब कहते हैं कोई भी चीज़ पहले हम उसको हमारा अंदर ज्ञान होता है। जैसे ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना असंभव है। हाँ बात सही है, अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम आगे उस चीज़ का ना ही अनुक्रिया कर सकते हैं, ना ही क्रिया कर सकते हैं, ना ही उसका मूल्यांकन, ना ही संशोधन, कुछ भी नहीं कर सकते। तब फर्स्ट पॉइंट और निम्न स्तर का इसे हम कह सकते हैं, निम्न स्तर पर सबसे ज्ञान होता है। सबसे पहले हम जो भी अडॉप्ट करते हैं वो ज्ञान के माध्यम से। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। देखो जब भी किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उस बारे में हम लोग चिंतन करना संभव नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ना बताऊं तो बताओ उसके बारे में आप चिंतन कर पाओगे? नहीं। तो मेरे भाई अगर संभव हो भी जाए कि हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर भी रहे बिना ज्ञान के, तो वो दिशाहीन होती है। तो ये इनके कहने का मतलब है। यानी सबसे पहले हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष में हमें ज्ञान का मेरे भाई ज्ञान होगा। उसके बाद देखो इसी कारण ब्लूम ने वर्गीकरण में महत्ता दी थी किसको, ज्ञान को। अब हम अगले पॉइंट को चलते हैं, बोध को समझते हैं। अभी इसको मैं बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा, पहले इसको समझते चलो। हमारा बोध क्या होता है? जब हमें ज्ञान हो गया फिर ज्ञान को समझने को उसके सभी पहलुओं से परिचित होना, उसके गुणों दोषों से संबंध का ज्ञान अर्जित करना। सबसे पहले हमें बता दिया कि मान लो यहाँ पे एक आम है तो हमें बता दिया गया भाई ये आम है। उसके बाद हम खुद उसके बारे में बोध करेंगे, उसके बारे में हम संज्ञान लेंगे कि हाँ ये आम है। उसके बाद गुण इसके दोषों के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद अनुप्रयोग, ठीक है। ज्ञान को क्रियान्वित यानी प्रैक्टिकल रूप देना ही कहलाता है अनुप्रयोग, ठीक है। पहले हमको ज्ञान हुआ, फिर बोध हुआ, फिर हम उसका अनुप्रयोग करेंगे। देखो यह ज्ञान को कौशल यानी स्किल में परिवर्तित कर देता है और यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता करता है। अगर मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दूं, आप एग्जाम में लिखो ही ना, ठीक है, आप अनुप्रयोग करो ही ना, अपने एग्जाम में कॉपियों में ये सब चीजें लिखो ना, तो बताओ उसका अनुप्रयोग कर पाए? नहीं। तो आपको ज्ञान भी है, बोध भी है, बिना अनुप्रयोग नहीं करोगे तो तब भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए इसको हम लोग ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको हम कहते हैं आधुनिकता मनोविज्ञान, यानी आधुनिक रूप से इसको हम मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना एक पक्ष के दूसरा पक्ष मुमकिन नहीं है। बिना ज्ञान के बोध नहीं होगा, बिना बोध के अनुप्रयोग नहीं होगा। तो एक दूसरे से सारे पक्ष रिलेट करते हुए रहते हैं। उसके बाद विश्लेषण। देखो विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर और उसके बाद नवीन ज्ञान का निर्माण करता, नवीन विचारों की खोज करना। देखो यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी की सहायक है। उसके बाद विश्लेषण, आपको आप जो भी चीज़ें आपको दे दी जाए आप उसका एनालिसिस करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तर्क करोगे, तो जो भी समस्या समाधान है उसके बाद आप क्या करोगे? समस्या का समाधान करोगे। अनुप्रयोग करने के बाद आप समस्या का समाधान करोगे, जो भी वस्तुएं हैं उनका आप विश्लेषित रूप करोगे मेरे भाई, विश्लेषण करोगे। उम्मीद करते हैं फोर्थ पॉइंट भी इसको समझे होंगे। आप थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट समझ लो, संश्लेषण, सिंथेसिस क्या होता है। देखो प्राप्त किए गए नवीन विचारों या फिर नवीन ज्ञान को तोड़कर उन्हें एकत्रित करना, उन्हें जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण या फिर संश्लेषण कहलाता है। नवीन निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जितनी भी वस्तुएं हैं आप मेरे भाई विश्लेषण में क्या करते थे? उन्हें तोड़कर अलग अलग चीज़ों को छोटे छोटे करके पढ़ते थे। और यही हम लोग जब शिक्षण विधियाँ पढ़े थे कि संश्लेषण विधि और मेरे भाई की विश्लेषण विधि, तो उसमें पढ़े थे ये सब चीज़ें। जो संश्लेषण होता है उसमें सभी चीज़ों को एकत्रित करके कोई नया ज्ञान हम लोग निर्माण कर लेते हैं। और उसके बाद आता है मूल्यांकन। जो ऊपर फिफ्थ पॉइंट सभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, लास्ट में उसका हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वो विश्वसनीय है या वैध है कि नहीं है। अब देखो जो देख में संशोधन हुआ उसके पहले क्या हुआ कि मूल्यांकन को पहले और संश्लेषण को बाद में कर दिया गया। यानी फिफ्थ पॉइंट पर इवैल्यूएशन को और सिक्स पॉइंट पर हम लोग सिंथेसिस को कर दिए कि सबसे पहले हम लोग मूल्यांकन करते हैं विश्लेषण के बाद, उसके बाद हम कोई चीज़ का फॉर्मेशन, कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग अगले पे चलते हैं, भावनात्मक पक्ष पे।
उम्मीद करते हैं इनके मेरे भाई सभी चीज़ों को आप लोग समझेंगे। एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, सभी किसी चीज़ का नॉलेज होता है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि देखो, मान लो आप ध्यान से सुनना, अगर मैं देखो वही एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे मान लो एक अगर आम है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बच्चे ये आम है। उसके बाद आप खुद उस आम के बारे में सोचोगे कि हाँ, इस सर ने बता के चला गया कि आम है, तो आप सोचोगे ये आम है। उसके बाद आप अनुप्रयोग करोगे। जैसे आपको अगर आम दिख गया या फिर यहाँ इमली दिख गई, तो आप तुरंत पहचान जाओगे नहीं नहीं ये तो आम है। सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर अवबोध हो गया, फिर आप मेरे भाई की अनुप्रयोग भी हो गया। उसके बाद आप विश्लेषण करोगे। ठीक है, आम है, इमली है, सेब है, संतरा है, उनको अलग अलग रख सकते हो। उसके बाद विश्लेषण, जितने भी चीजें अलग अलग रख सकते हो उनको एक साथ भी रखने की आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी आ जाती है, तो ये संश्लेषण हो जाता है। उसके बाद मूल्यांकन, जितने भी आप चीजें सीखो लास्ट में आप उसका इवेल्युएट करते हो कि बताओ ये चीजें मैंने सीख पाया कि नहीं सीख पाया, तो ये मूल्यांकन होता है। ये उच्च स्तर का ज्ञान होता है और ये निम्न स्तर का ज्ञान होता है और भी ये मध्यम स्तर का ज्ञान होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। अब अगले पक्ष पे चलते हैं, भावात्मक पक्ष पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये कृथवाल होना चाहिए यहाँ पे, क्रवाल और कृथवाल भी कहते हैं या फिर मारिया भी कह सकते हैं। कृथवाल और मारिया ने 1964 में मेरे भाई अफेक्टिव डोमेन का प्रतिपादन किया, भावात्मक पक्ष का यहाँ पे प्रतिपादन किया। अब ध्यान से सुनना, भावात्मक पक्ष होता क्या है। देखो, अब क्लास में अपने हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते में भावात्मक पक्ष क्यों हम लेके आते हैं, ताकि बच्चे के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट है उसके प्रति वो मेरे भाई जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। इसलिए भावात्मक रूप भी यहाँ पे आना चाहिए। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य उस प्रत्यय, उस टॉपिक के प्रति छात्र भावात्मक रूप से विकास करना, उस प्रत्यय, उस टॉपिक के प्रति छात्र के भावात्मक रूप का विकास करना, ये होता है मेरे भाई भावात्मक पक्ष का एक तरीके से मुख्य उद्देश्य। इसको आपके ब्लूम साहब, उनके सहयोगियों ने कितने भागों में बांटा था? सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, अनुकरण करेंगे, फिर रिस्पॉन्स करेंगे, फिर अनुमूल्यन करेंगे। उसके बाद अगला हम लोग संप्रत्यय करेंगे, उसके बाद संगठन करेंगे। ये आपका मेरे भाई चित्रीकरण करेंगे। ये आपका 6 पॉइंट है आपके भावात्मक पे। आइए एक एक को थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप थोड़ा सा क्लास अगर लंबी हो रही है तो चीज़ों को समझते रहो। ब्लूम के टेक्सोनॉमी को हम लोग समझ रहे हैं और तीसरी बार इसको पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कोई चीज़ का अनुकरण करते हैं, रिसीव करते हुए सीखते हैं, भावात्मक रूप से उससे जुड़ते हैं। देखो, जब तक हम कोई चीज नहीं सीख सकते, ब्लूम साहब ने, उनके सहयोगी ने बताया कि जब तक हम किसी वस्तु के साथ हम लोग भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते, आप द परफेक्ट स्टडी से तब तक नहीं अच्छे से पढ़ सकते जब तक आप जो इसमें पढ़ा रहे हैं, जो ये हिमांशु पढ़ा रहे हैं ना, इनके साथ आप भावात्मक रूप से नहीं जुड़ोगे, इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर नहीं जानोगे, इनके मेरे भाई कि, तो आप भावात्मक रूप से इसे नहीं पढ़ पाओगे। तो कहने का मतलब है कोई चीज से आप तभी अनुकरण करोगे जब उसके प्रति आप भावात्मक रूप से जुड़ोगे, उनके प्रति आप बिलीव क्रिएट करोगे, तो ये होता है। तो देखो, भावात्मक उद्देश्य के प्रति सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, या फिर नकल के माध्यम से। कोई चीज आपको दिखा दी जाएगी, आप उसके बाद उसको सीख जाओगे, देख के सीख जाओगे। उसके बाद अभी इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद अनुकरण, तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना या फिर अनुक्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। जो भी आप मेरे भाई रिसीव किए उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करोगे, अनुक्रिया करोगे, तो वो अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब अगला अनुमूल्यन। जो भी आप मेरे भाई क्रिया, जो भी आप एक तरीके से रिसीव किए हो, फिर आप क्रिया की हो, उसका आप वैल्यूइंग करोगे, एक तरीके से अनुमूल्यन करोगे कि वो सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है, मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, एक तरीके से अनुमूल्यन करोगे। उसके बाद आप संप्रत्यय का निर्माण करोगे, यानी हम उसके सभी पहलुओं को एक साथ विचार करेंगे। जितने भी आप चीज़ों को सीखे हो सभी को एक साथ उसके बारे में थिंकिंग करोगे, सोचोगे, ये संप्रत्यय, उसके प्रति एक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ये मेरे भाई संप्रत्यय हो गया। संगठन का निर्माण करोगे, संगठन उस प्रकरण को एक स्थान पर रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू कर देते हैं, ये संगठन है। जितने भी चीज़ें आप सीखे हो उसके बारे में एकत्रित करके उसके बारे में आप सोचना प्रारंभ कर देते हो, संगठन करना प्रारंभ कर देते हो। ये 5th पॉइंट कहने का मतलब। देखो, उसके बाद है चारित्रीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण कर लेते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे गुंडों के प्रति भाव, गुस्से का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति का भाव। हम जिस भी चीजों के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं, एक तरीके से वो हमारे लाइफ का हिस्सा हो जाता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर वो मान लो कोई दुष्पना वाला काम कर रहा है तो हमारे अंदर उसके प्रति गुस्से का भाव आ जाएगा। यदि हमारे लिए वो अच्छा कार्य कर रहा है तो हमारे प्रति वो हीरो का, जैसे हमारे गांधी जी हो गए, हमारे भगत सिंह जी हो गए, तरह तरह के क्रांतिवीर हो गए, हम उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी है उनके प्रति मेरे भाई हमारी सहानुभूतियां हो जाती हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी पॉइंट समझे होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे एक बार और बताऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये सब चीजें बस समझने की है, अपने कॉमन सेंस पे इनको समझते रहना।
बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलूँ। देखो, सबसे पहले हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं, फिर जो भी चीज़ हम रिसीव किए हैं उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, फिर अनुमूल्यन करते हैं, फिर हम उसके बाद की प्रत्ययीकरण करते हैं, उसके बाद व्यवस्थापन, फिर हमारे चरित्र का निर्माण, यानी उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं, उसके किस टाइप के लक्षण हैं। तो ये 6 पॉइंट है भावात्मक पक्ष पे। उम्मीद करते हैं इसे भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे चल लो। आगे हम लोग थोड़ा सा भावात्मक पक्ष को भी समझ लिए। अब थोड़ी सी एक बार हम लोग क्रियात्मक पक्ष तो समझते हैं, इसको जो हम साइकोमोटर भी कहते हैं। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया था? तो सिम्पसन साहब ने किया था। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में जो क्रियात्मक पक्ष है उसका निर्माण कि 1969 में किसने किया था? 1969 में तो सिम्पसन साहब ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्रियात्मक पक्षों पर बल देते हुए क्या बोला था? सबसे फर्स्ट उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलेशन। क्या बोले थे कि हमारे सामने जो भी चीज़ हमें उत्तेजित करती है उसके प्रति सबसे पहले हम सीखते हैं। ठीक, उत्तेजित करने का मतलब, अब मैं आपको एक मान लो आपके क्लास डाला, उसमें दिखा दिया कि आज हम लोग पढ़ेंगे थिंकिंग, हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के थिंकिंग को, तो उसके प्रति आप उत्तेजित हुए कि हाँ आज थिंकिंग पढ़ाएंगे सर सीटेट के सिलेबस को, तो आओ इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप किसी वस्तु के प्रति आप मेरे भाई एक तरीके से एक्टिव होते हो, ये उद्दीपन होता है। देखो, उद्दीपन से आशय है कुछ ऐसी वस्तुओं से जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जो भी वस्तुएं आपके सामने आती हैं उनके देखकर आप उनके प्रति आप मेरे भाई एक तरीके से आकर्षित हो जाते हो, फिर आप क्रिया करते हो। जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ आप क्रिया करते हो, तो ठीक है, तो भूख क्या है? यहाँ पे उद्दीपक है। जब आपको भूख लगी तो जब भी आपको रसगुल्ला दिखा उसके प्रति आप एक तरीके से जुड़ जाओगे, एक तरीके से भावात्मक रूप से उसके प्रति आप क्रिया करने लगोगे, तो ये मेरे भाई उद्दीपक हो गया। तो ये उद्दीपक है, कोई भी चीज़ आपको जो आकर्षित करती है उसके प्रति आप क्रिया करते हो। उसके बाद आप कार्य करना, जो भी आपके सामने उद्दीपक आया है उसके प्रति आप कार्य करने के लिए एक तरीके से प्रेरित हो जाओगे। एक तरीके से आप मजबूर सब तो नहीं होना चाहिए, एक तरीके से प्रेरित हो जाओगे, एक तरीके से आप मोटिवेट हो जाओगे कि एक तरीके से मजबूर भी हो जाते हो कि हाँ ये कार्य मुझे करना ही करना है। अब भूख लगी है तो आप खाने के लिए मजबूर ही तो हो, तो मुझे खाना खाना ही है क्योंकि मुझे भूख लग गई है। तो अब फिर क्रिया करोगे, फिर आप नियंत्रण कंट्रोल करोगे, फिर क्रिया पर आप धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हो कि हाँ ये नहीं कि भूख लगी तो खाना खाए जा रहे हो, नहीं, आपका पेट भर गया तो आप तो मेरे भाई कंट्रोल कर लोगे, तो बस आप नियंत्रण भी करना लगते हो। फिर आप क्या समन्वय करने लगते हो। ये क्या होता है? उसमें नियंत्रण रखने के लिए उद्दीपन और क्रिया के मध्य की समन्वय स्थापित करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप एक बार भूख लगी तो भोजन खोजे, दोबारा नहीं खोजोगे, दोबारा फिर जब भूख लगेगी तो आप भोजन खोजोगे। एक तरीके से उन दोनों के बीच आप समन्वय स्थापित कर लोगे। उम्मीद करते हैं ये भी समझोगे। उसके बाद स्वाभाविकता, ये क्या होती है? देखो, वह समन्वय करते एक ऐसा समय आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए हम सहज हो जाते हैं। जब भी आपके सामने भोजन आएगा, जब भी आपको भूख लगेगी तो आप भोजन खाना एक तरीके से ये आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और इसे रिलेट करते हुए अगली पॉइंट भी आदत, हैबिट फॉर्मेशन। यह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है कि जब भी हमें भूख लगेगी हम भोजन ही करेंगे। इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझो। और एक एग्जांपल और इसे मैं दूंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्लूम के यहाँ पे महत्व को समझेंगे। आपके एग्जाम में पूछता भी है, ब्लूम के टेक्सोनॉमी के महत्व की विवेचना करो। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे समझाना चाहूँगा एक बार क्रियात्मक पक्ष को, ताकि आप लोग व्यवहारिक लैंग्वेज से थोड़ा सा और अच्छे समझ पाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले हम अनुकरण करते हैं। जैसे अब यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे मान लो एक, अभी मैं साइकिल का एग्जांपल नहीं दूंगा, कहोगे सर बार बार साइकिल ये बताते हो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक बाइक है, ऐसे बाइक होती ना, यहाँ पे एक बाइक है, ये बाइक है, यहाँ पे सीट वगैरह है, ये बाइक है मान लो, ठीक है, ये बाइक है, यहाँ पे दो बत्ती है, यहाँ पे बत्ती है, ये बाइक है, ठीक है, यहाँ पे टंकी इसका पेट्रोल वगैरह डालते हो और ये इसका फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले आप मान लो आपके पापा बाइक चला रहे हैं, तो आप क्या करोगे, देख के सीख जाओगे ना, देखोगे उसके प्रति उत्तेजित हो जाओगे। जैसे पापा चाबी मान लो कभी बाइक में लगे छोड़ दिए तो आप उत्तेजित हो जाओगे, अरे पापा बाइक छोड़े मैं भी चलाऊंगा, तो आप उत्तेजित तो हो गए। यानी आप मेरे पास एक तरीके से आपको ये उत्तेजित कर दिया, यानी अनुकरण कर लिए और देख भी लिए कि पापा बाइक कैसे चलते हैं। सबसे पहले किक विक मारते हैं, उसके बाद एक्सीलेटर वगैरह लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच वगैरह लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है। स्कूटी, जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं वो स्कूटी में ज़्यादा समझेंगी। आप सबसे पहले चाबी को ऑन करते हैं, फिर कि उसके बाद जो भी आपका कि उसमें किक भी होती है, किक भी मार लेते हैं और सेल्फ भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो हमको पता चल गया। उसके बाद आप कार्य करोगे, जैसे स्कूटी आपके हाथ लग गई गलती से, ठीक है, अभी तो बड़े हुए मिल जाती है पर बचपन में नहीं मिलती ना, तो गलती से मान लो हाथ लग गई तो तुरंत आप कार्य करोगे, चाबी ऐठोगे, भले कुछ नहीं आता है लेकिन लेके चल दोगे, भले जाके आगे गिर जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, आप कार्य करना भी प्रारंभ कर दोगे, अनुकरण किए, फिर आप कार्य करोगे। अभी लास्ट में बताऊंगा ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी बताऊंगा, पहले उसके बाद आप नियंत्रण,
पर एक बार कार्य करे धीरे धीरे नियंत्रण करने लगोगे, धीरे 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 खड़ंजा वगैरह पे चला रहे हो, गांव में खड़ंजा है ना होता है, तो खड़ंजा वगैरह पे चला रहे हो तो धीरे धीरे नियंत्रण करने लगोगे, ठीक है। घास उस आगे तो बचा के जाओगे, ऐसा नहीं कि उसमें बिछड़ा के गिर गए, नहीं, तो धीरे धीरे चलोगे चलोगे। उसके बाद नियंत्रण करने संधि योग और सामंजस्य, ये भी मेरे भाई नियंत्रण जैसा ही है कि धीरे धीरे आप एक तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन करने लगोगे, एक तरीके से उनमें संबंध स्थापित करने लगोगे, कब हमें स्लेटर लेना है, कब हमें कम करना है, कब हमें तेज करना है, तो इस पर के संधि योग करने लगोगे, अपने हाथ पे आपका कंट्रोलिंग आ जाएगा। उसके बाद एक तरीके से आपका ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा, एक तरीके से आदत का निर्माण बन जाएगा। ये 5th और 6th पॉइंट भी समझते रहो, दोनों एक तरीके से आदत का हैबिट का फॉर्मेशन ही करते हैं, दोनों एक तरीके से आपसे आपके जो भी आपके अंदर कौशल डेवलप हो रहा है वो 5th और 6th पॉइंट के बाद हो रहा है कि आप तरीके से उसमें महारत हासिल कर लोगे कि हाँ मैं अब अच्छे से चला पाऊंगा। ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी है, अब अपना 100% दे के समझाया हूँ और आप ये तीनों टेक्सोनॉमी को समझे हैं, अब भैया अच्छे से समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए। एक बार मैं एक बार एक चीज़ छूटी रही है, इसको भी बताई दूँ जब क्लास लंबी। अच्छा एक बात और, अभी हम लोग इसके महत्व को समझेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पॉइंट करके लिखा हूँ कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का महत्व। उसके पहले एक बार मेरे भाई, अगर अभी तक एग्जाम आपका नज़दीक है तो यदि आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स परचेज करके अच्छे से पढ़ो। देखो 99 रुपये फीस, नॉर्मल सी फीस इसलिए रखा हूँ ताकि सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम में भी है, मनी प्रॉब्लम है तरह तरह की, तब भी 99 रुपये तो पे कर ही सकते हो। 99 रुपये अगर पे करके आप लोग 99 रुपये पे करो, इस नंबर पर नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करो। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हो तब भी नोट्स ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोट्स अवेलेबल है, तो लेके अच्छे से पढ़ो। नोट्स के साथ साथ जो परफेक्ट स्टडी की क्लास है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि नोट्स ले लिया और क्लास नहीं देख रहे हो, या फिर क्लास देख रहे हो नोट्स नहीं ले, दोनों मैं देखो हर टीचर की अपनी अपनी टीचिंग स्टाइल होती है, तो मेरे जो भी नोट्स रहते हैं मैं उनको अपनी क्लास से मेंटेन करते हुए चलता हूँ। ये मेरा पर्पज होता है और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ कि मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, ताकि जब आप क्लास में पढ़ने के बाद जब नोट्स रिवीजन करो तो वो आपको हेल्प कर दे। इस प्रकार से अगर आप 99 रुपये पे करके नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स ले लो, ठीक है। जो भी आपके पेपर हैं उनके नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करो और अपने बच्चों को भी, अपने साथियों को भी बता दो कि हाँ नोट्स लेके आप पढ़ो, ठीक है। एक तरीके से आप कहते हो कि आप द परफेक्ट स्टडी की हेल्प भी करोगे, ठीक है। चलो आओ आगे नोट पॉइंट समझते हैं। इसके पहले जो आप सेकंड क्लास आपकी हुई थी फर्स्ट पेपर में नॉलेज एंड कैरिकुलम में, उसके हम पूरे अच्छे से ब्लूम के टेक्सोनॉमी के हम उद्देश्य उसके महत्व को समझे थे। आज कुछ पॉइंटों में और समझ लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भूले भटके हो तो देखो क्या है ब्लूम के वर्गीकरण में, ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान और बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। हम सबको पता है एक बालक कैसे सीख रहा है, कैसे ज्ञान आ रहा है, कब क्रिया कर रहा है, कब भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है, कब अनुक्रिया, कब रिस्पॉन्स, कब स्टिमुलस उसको आ रहा है, कब उत्तेजित हो रहा है, तो सारी चीज़ ब्लूम साहब एक स्टूडेंट पे करके सीखते हैं। ये इनके महत्व हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जहां भी आप पेपर पेन कॉपी लेके बैठे हो भैया, ये नोट पॉइंट करते हुए लिख लो कहीं पे, चलो लिखो। ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का महत्व। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर जब बाद में भी देखोगे तो रोक के लिख लोगे कि ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने छात्रों पे पूरा मेरे भाई ध्यान केंद्रित किया, छात्र के ज्ञान, छात्र के बौद्धिक स्तर पर, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को समझिए। उम्मीद करते हैं आप जल्दी जल्दी नोट भी कर लिए होंगे, थोड़ा सा मैं इसीलिए धीरे भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी स्पीड हमेशा मेरे भाई 200 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। उसके बाद वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अधिकाधिक बल देते हैं। देखो आपकी एग्जाम में अगर पूछता है कुछ पॉइंटें बना के लिखना, तो कुछ पॉइंटें अपने से भी बना के लिख सकते हो। ये देखो फर्स्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर ही हैं, लेकिन लिखने के लिए 3-4 पॉइंट तो चाहिए ना, तो इस प्रकार से इसे भी लिखते हो। बौद्धिक पक्ष पर, ज्ञानात्मक पक्ष पर वो मेरे भाई ज़्यादा जोर देते हैं। उसके बाद देखो उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है, ठीक है। अब छात्रों के व्यवहार में किस तरीके से हम परिवर्तन लाते हैं, कोई भी चीज़ देख के किस तरीके से बालक ज्ञानात्मक भाव से जुड़ता है, भावात्मक भाव से जुड़ता है, उसके बाद क्रिया कैसे करता है, तो छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है ये भी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से चलकर शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस तरीके से हमारे पाठ की समाप्ति होती है। इसको भी समझा देता हूँ कि ब्लूम का जो भी वर्गीकरण है, ब्लूम का जो भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है, उस पे चल के ही हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिखो। चलो इस पॉइंट को नोट करके लिखो क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से ही हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब कहो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसे समझाऊं। शिक्षण उद्देश्य देखो ध्यान से समझिएगा, शिक्षण उद्देश्य अभी मैं समझाऊं। देखो ये सब हमारे शिक्षण उद्देश्य ही तो हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ब्लूम साहब कहते हैं, ब्लूम के टेक्सोनॉमी कहती है कि हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी पे ही, बेंजामिन ब्लूम कहते हैं कि भैया ब्लूम के टेक्सोनॉमी पे ही चल के हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य वर्गीकरण कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष पे चल के, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष पे चल के ही हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। एक बार मैं इसे अपने लैंग्वेज में और समझा दूं ताकि मैं भी एक तरीके से संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ मैं पूरा समझा दिया। देखो ध्यान से समझना,
अगर हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर हम कैरिकुलम का डिजाइन करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। फर्स्ट, अगर बच्चे के अंदर किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि वो आगे कुछ पढ़ाई लिखाई कर पाएगा? नहीं। उसके साथ साथ ज्ञानात्मक पक्ष तो आ गया। अगर भैया जो भी बालक है, अगर वो विषय वस्तु के बाद भावात्मक रूप से नहीं जुड़ पाएगा तो बताओ उस विषय वस्तु का कहीं उपयोग कर पाएगा? नहीं। तो अगर भावात्मक रूप से भी जुड़ गया, अगर उस वस्तु का क्रियात्मक रूप अगर वो मेरे भाई उसके अंदर नहीं डेवलप हुआ, साइकोमोटर नहीं डेवलप हुआ, तो बताओ वो क्रियात्मक पक्ष, वो क्रियात्मक रूप को कहीं कर पाएगा? नहीं। तो कोई भी विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें 3 डोमेन का याद रखना चाहिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बालक का ज्ञानात्मक भी विकास होना चाहिए, बालक का भावात्मक, बालक का क्रियात्मक भी। अब उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं और बताऊंगा, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। यहां तक आ गए हो तो सुन लो, आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा। शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण हम क्यों करते हैं? शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण हम इसलिए करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी बच्चों के मेरे भाई बच्चों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, अंतिम लक्ष्य कहने का मतलब है कि अगर बालक 10th में है, अगर बालक 9th में है तो 10th अगर उसे पास करना तो उसे हम एक मेरे भाई कैरिकुलम देंगे, एक पाठ्यक्रम देंगे। और इस पाठ्यक्रम का हम निर्माण कैसे करेंगे? तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हम इस कैरिकुलम का निर्माण करेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, बालक के अंदर व्यवहार का परिवर्तन लाने के लिए, एक तरीके से उनके अंदर नैतिकता डेवलप करने के लिए, एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट करने के लिए हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ताकि बालक कोई भी विषय वस्तु को सरलता से सीख सके। अब उम्मीद करते हैं भैया सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं सभी को मैं दिल से सम्मान करता हूं। आप लोग इतने जुड़े रहे, इतने टाइम तक पढ़े अच्छे से, ये लगता है कि आप अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति आप एक्टिव हो। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लोग अच्छे से अपना ख्याल रखो। और जो बच्चे बाद में भी देख रहे हो, पूरी क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद क्योंकि आपके अंदर क्या होता है ना, अब एक जमाना चल गया रील का। तो रील में ये होता है ना कि हर 5 मिनट में, हर 2 सेकंड में हमें नई रील चाहिए, नई रील चाहिए, नई रील चाहिए। तो बालक के अंतर्गत ना क्या होता है, स्टूडेंट के अंतर्गत बुक पढ़ने की मेरे भाई एक तरीके से हम कहते हैं क्षमता का, एक तरीके से क्षमता मेरे भाई चली ही जाती है। अभी आपको दे दिया जाए बुक का 2 पेज पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ पाओगे। कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक पेशेंस है ही नहीं हम बच्चों के अंदर। देखो ऐसी जनरेशन हो गई है ना, और एक स्टूडेंट के अगर पेशेंस नहीं है ना तो वो लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं कर सकता। तो पेशेंस रख के जो भी यहाँ तक जुड़े हो, जो भी क्लास यहाँ पर ले रहे हो, अपने आप को एक तरीके से थैंक यू तो बोलो। ठीक है, चलो अब उम्मीद करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी समझे हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को भी समझे हैं। जहाँ भी रहो अपना ख्याल रखो। ये सभी पेपर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग इतना अगर क्लास हो गई है, अब हम भैया पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मुस्कुरा दोगे कि हाँ सर जी अब बात की ढंग की। अब फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके मॉडल पेपर को। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करूंगा अपने लैंग्वेज में। ये सारी चीजों को एक ही प्रीवियस लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए मस्त रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखिए जहां भी रहिए। चलिए।